हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन क्या होता है और संधारित्रों के संयोजन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो इन दोनों का डेरिवेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, पूरा हम डिटेल में इन सभी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन या इसे संधारित्रों का समूहन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो संयोजन के या समूहन के दोनों बात एक ही है। अब आता है कि सबसे पहले तो हम इसका परिभाषा जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो ध्यान से आप समझेंगे तो संयोजन या समूहन का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जुड़ना। तो क्या जुड़ना, तो यहाँ पे लिखा गया है संधारित्रों का जुड़ना, क्योंकि ये संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो संधारित्र जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे ही हम संधारित्रों का समूहन कहते हैं या संयोजन कहते हैं। तो यही हम कहेंगे कि जब दो, ध्यान से समझेंगे, जब दो या दो से अधिक संधारित्र आपस में जुड़ते हैं तो उसे ही हम संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। समझ में आ गया। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक संधारित्र का आपस में जुड़ना संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक संधारित्र आपस में जुड़ते हैं तो उसे ही हम संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। अब याद रखेंगे संधारित्रों के संयोजन के दो प्रकार होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है जिसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन या इसे हम श्रेणी समूहन के नाम से भी जानते हैं। तो अब आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो इसको हम समझेंगे, इसके पहले इसको हम फिगर बना लेते हैं, जो इसका परिपथ होता है उसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम एक श्रेणी क्रम संयोजन एक बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कितना ले लेते हैं, दो तीन हम ले रहे हैं यहाँ पे संधारित्र। एक संधारित्र ये हो गया, एक ये और एक ये। हम यहाँ पे तीन ही संधारित्र ले रहे हैं और इसको हम आपस में जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब इस पर हम थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझें तो इस पर हम जैसे ही प्लस की आवेश देते हैं, यहाँ से हम इस पर आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो आवेश देते हैं तो ये ऐसे जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इसको धरातल से जोड़ दिया है। और ये संधारित्र कौन सा है, तो पहला ये संधारित्र है C1, ये C2 और ये C3 है। और ये आवेश दे रहे हैं तो यहाँ पर विभव V1 है, C2 का विभव क्या है, V2 है और C3 का विभव है क्या है, V3 है। तो इतनी फिगर को आपको याद रखना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हम जब आवेश दे रहे हैं तो यहाँ पर भी आवेश का मान Q ही होगा, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q। मतलब यदि हम आवेश इसमें प्रवाहित करेंगे इस परिपथ में तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान सामान्य होगा। सामान्य का मतलब नियत होगा। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि दो, अब ध्यान से समझिएगा इसका परिभाषा, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन, संयोजन मतलब जुड़ना, तो दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान नियत होता है उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहां आवेश का मान नियत होता है
उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहां आवेश का मान नियत होता है, उसे संधारित्रों का, मतलब उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो हमने क्या कहा कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहां क्या होता है, आवेश का जो मान होता है वो नियत होता है, उसी हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब आता है कि इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान से इसका फॉर्मूले को अब हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, सबसे पहले हम इस जो श्रेणी क्रम ये संयोजन है, इसमें हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि कुल आवेश का मान। तो हम लिखेंगे कुल विभव का, हम लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में कुल विभव। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, कुल विभव। तो कुल विभव हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं तो V इक्वल टू ये कुल विभव है V। अब कुल विभव क्या होगा, जब इस विभव ये V1 V2 और V3 जब तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो कुल विभव निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से जो निकला ये क्या है, कुल विभव है। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब थोड़ा सा आपको एक एक करके ध्यान से समझना है। हमने सबसे पहले निकाला कि ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें कुल विभव का मान। अब हम यहाँ पर हम सबसे पहले इसका मान और इसका V1 V2 और V3 का मान निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं क्या हम जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि जो C होता है वो Q बाई V के, मतलब Q अपन V होता है। संधारित्र जो होता है वो आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं, संधारित्र का ये फॉर्मूला है। हमें किसका मान चाहिए, V का मान सबसे पहले ज्ञात करना है। तो इस V को हम इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, C भी और Q हो जाएगा। और इस C को यहाँ गुणा में है, इधर हम भेजेंगे तो भाग कराएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से हम इधर भेज दे रहे हैं। तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान से समझते हैं तो V का हमें मान पता चल गया। V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू C बाई Q होता है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दूँ, V इक्वल टू C बाई Q होता है। समझ गए ना, इसको हमने इधर भेज दिया है, C को हमने इधर भेज दिया है। तो V इक्वल टू Q बाई C हो गया। अब यहाँ पे हमने देखिए V का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिए। अब इस V की सहायता से V1 V2 और V3 का भी मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, V1 के लिए हम ज्ञात करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, V1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू यहाँ पे Q है। तो हम जानते हैं आवेश का मान प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान सामान्य है। मतलब यहाँ पर भी आवेश Q है, यहाँ पे भी Q है। तो आवेश यहाँ पे Q1 के लिए, मतलब V1 के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये भी Q है। तो Q की जगह पर हम Q लिखेंगे। और संधारित्र किसका है, पहले के लिए है, तो हम पहला लिख देंगे। तो देखिए V1 का मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। उसके बाद V2 का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो V2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आवेश है तो Q हम लिखेंगे। और उसके बाद संधारित्र 2 है तो हम C2 लिख देंगे। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से ध्यान देंगे तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C3 हो जाएगा। होगा कि नहीं, Q बाई C3।
अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हमने सबसे पहले V1 का मान यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया है, V का मान यहाँ पर, V1 का मान, V2 का मान और V3 का मान। जब हमने तीनों का मान ज्ञात कर लिया तो हम इन सभी के मान को हम इसमें पुटअप करेंगे। तब हम लिखेंगे, तब समीकरण फर्स्ट में सभी मानों को रखने पर ठीक है। अब सभी मान को हम रखते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे V = V1 + V2 + V3, ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो V के जगह पर हम इसका मान रखेंगे तो ये क्या है, Q/C है। V1 की जगह पर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ध्यान से समझेंगे एक और बात, यहाँ पे ये आवेश ही तो है Q, ये Q क्या है, स्मॉल q हमने लिखा है, ये भी आवेश ही है, तो हम इसके जगह पर हम स्मॉल q तो लिख ही सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आवेश को तो ये हम दर्शा रहे हैं ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्मॉल q लिख दिया, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, Q/C लिख देंगे। उसके बाद V1 की जगह पर Q/C1, V2 की जगह पर Q/C2 लिख देंगे तो Q/C2, और V3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, Q/C3, तो हम यहाँ पर Q/C3 लिख देंगे। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो अब आगे भी आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देख रहे हैं इसमें भी आवेश है, इसमें भी, तो आवेश को इधर से हम कॉमन करेंगे। तो जब हम कॉमन करेंगे तो ये आवेश कॉमन हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ये बचा। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, आवेश से आवेश कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है, ये मिला। अब इसको हम क्या कर देंगे, यही आपका श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो ये आपका फॉर्मूला है। हमने 3 संधारित्रों पर ज्ञात किया है, अगर आप चाहें तो आप 4-5 संधारित्रों को लेंगे, तो C1 के बाद अगर 4 संधारित्र लेते हैं तो +1/C4 हो जाएगा। इसी प्रकार जितने संधारित्र लेंगे आगे और भी प्लस में जुड़ता जाएगा। तो आशा करते हैं कि श्रेणी क्रम जो संयोजन है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नोट्स तो आप जानते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप इसका नोट्स भी ले सकते हैं। और अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, ले लिए होंगे, चलिए। कि इसी प्रकार आपको समझते जाना है, एक एक करके आपको समझ में आएगा। समांतर क्रम संयोजन या समांतर क्रम सम्मोहन होता है। तो अब आते हैं समांतर क्रम सम्मोहन का परिभाषा देखेंगे। तो इसको परिभाषा समझने के लिए इसका एक परिपथ हम बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 संधारित्र ले रहे हैं, ध्यान से आपको थोड़ा सा समझते जाना है। एक ये हमने संधारित्र ले लिया, एक ये और एक ये, हमने यहाँ पर 3 संधारित्र को ले लिया है, ठीक है। अब ये कौन कौन सा संधारित्र है, तो ये है C1, ये है C2 और ये है C3, ये 3 हमने संधारित्र ले लिया है। अब इन तीनों को यदि हम एक परिपथ से जोड़ते हैं, ठीक है, इसको यदि हम क्या करते हैं, इस पर अब हम यहाँ पर +Q आवेश देते हैं। यहाँ से हम +Q आवेश देते हैं तो यहाँ से देख रहे हैं 3 भागों में, यहाँ से ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आवेश Q1, इधर चला जाएगा Q2 और यहाँ पे चला जाएगा Q3, ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। और ये आवेश जाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको हम पृथ्वी से कर दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे जाकर न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे विभव का मान 0 होता है। पृथ्वी से जोड़ देंगे तो यहाँ पर विभव का मान 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, संधारित्र C1 पर विभव क्या है, भी है और यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ पर विभव का मान क्या है, नियत है। तो ये आपको क्या है, फिगर है समांतर क्रम संयोजन का। ठीक है, तो अब यहाँ पर विभव का मान नियत है, तो हम क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहाँ विभव का मान नियत होता है उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, तो आप लिख लेंगे। आप क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहाँ विभव का मान नियत होता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर तीनों का विभव एक ही है, तो विभव मान नियत होता है मतलब बदलता नहीं है, तो उसे ही हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर भी आप लिखेंगे दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जहां विभव का मान नियत होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मतलब यहाँ पर विभव का मान नियत होगा और उसमें क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान नियत था। तो अब हम इसकी गणना करेंगे। तो गणना करने के लिए हम चूंकि हम सबसे पहले क्या गणना करेंगे कि जो समांतर क्रम संयोजन है इसमें कुल विभव का मान, तो हम लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में कुल आवेश का मान सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। तो कुल आवेश इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल आवेश को हम Q से दर्शा रहे हैं और Q इक्वल टू Q1 Q2 और Q3। जब तीनों को जोड़ देंगे तो कुल आवेश निकल जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पे हमने कुल आवेश का मान हमने सबसे पहले यहाँ पर निकाल लिया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब चूंकि तब हम लिखेंगे क्या, तब अब हम सबसे पहले आवेश का मान ज्ञात करेंगे। तो इस आवेश के मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं क्या हम जानते हैं संधारित्र C इक्वल टू होता है Q बाई V, ये होता है। तो इसकी जगह पर जो कैपिटल Q है ये आवेशी है, तो हम Q स्मॉल q भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो Q बाई V हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या निकल जाएगा, C भी मिलेगा। तो देखिए अगर थोड़ा सा आप अगर ध्यान से आप समझते हैं तो यहाँ पे हमने आवेश का मान ज्ञात कर लिया है। इस आवेश का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब Q का मान जैसे ज्ञात हुआ इसी प्रकार हम Q1 Q2 और Q3 का भी मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे Q1, तो Q1 इक्वल टू C है, तो C1 के लिए हम ज्ञात करेंगे। Q1 के लिए तो C1 है ना, तो हम लिखेंगे C1। अब V है तो B क्या है, सभी जगह एक ही है, तो V हम लिख देंगे। उसके बाद Q2 के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, तो Q2 के लिए C2 हो जाएगा, C2 अब V हो जाएगा। और Q3 के ज्ञात करेंगे तो C1 V1 हो जाएगा, तो Q3 इक्वल टू C3 V हो जाएगा। तो इतनी बात आप समझ गए हैं। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो Q का मान हमें यहाँ पर ज्ञात हो गया, Q1 Q2 और Q3 इसका मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब हम इसका मान पुटअप करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में अब अगर हम मान रखते हैं तो क्या मिलता है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही तो है। अब मान हम रखते हैं तो Q की जगह पर इसका मान हम रखेंगे तो C भी हो जाएगा, और यहाँ से Q1 Q2 का मान तो यहाँ से रखेंगे C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो V को हम कॉमन कर लेंगे। तो यदि हम यहाँ पे कॉमन करते हैं C इंटू V हो जाएगा, और ये V को यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा, C1
C2 प्लस C3 बचा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये भी इधर भी गुणा में है, ये भी गुणा में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या मिल जाएगा C = C1, यहाँ पे हमें मिलेगा C = C1 प्लस C2 प्लस C3 और ये हमें मान मिल जाएगा। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। यही है समांतर क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि C = C1 प्लस C2 प्लस C3 ये कैसे आया। सबसे पहले जो क्या होता है नियत होता है उसको नहीं, जो नियत नहीं होता है जैसे आवेश यहाँ पे Q1 Q2 Q3 है तो उसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने केवल इसका मान हमें निकाल लेना है, ठीक है। संधारित्र की सहायता से मान पुटअप करेंगे, आपको हल आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया हुआ है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 10th का या क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 का लिंक दे देंगे, तो उस पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को मिल जाएगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।